मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का ये हमारा 17th वीडियो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पे। इसके पहले मैंने 16 वीडियोस और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रखे हैं और आपको बता रखा है कि कैसे उसको आप अप्लाई, जो मैंने आपको बताया इसको कैसे अप्लाई करके आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ। ये आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और साइकोलॉजी तीनों में आपको ये देखने को मिल सकती है। हो सकता है साइकोलॉजी में ना आए तो इन दोनों में पक्का दिखेगी, हिंदी और इंग्लिश में। लास्ट टाइम साइकोलॉजी में 2 क्वेश्चन थे ऑनलाइन मोड का जब एग्ज़ाम हुआ था। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से करेंगे। इजी है, करीब मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी हैं। इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जा सकता, ना ही बन सकता है। तो बस ये 10 से 11 विधि मैंने लिखवाई हैं, पूरा इस पर रिसर्च करके विद डिटेल्स और एक एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आपको इसके अलावा कहीं भी दिमाग को, अपने माइंड को स्विच नहीं करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहली जो मेथड है उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, हिंदी में समस्या समाधान विधि। अब ये होती क्या है, इसमें जो आपको याद रखना है वो ये कि इसमें हिंट दिया जाता है। हिंट, ये आपको याद रखना है। पूछेगा कि हिंट दिया जाता है निम्न में से किस मेथड में हिंट दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, मान लिया आपको कोई क्वेश्चन दिया गया तो उसका आपको हिंट दिया जाएगा और बच्चे से कहा जाएगा कि उसका सॉल्यूशन वो खुद खोजे। जैसे उसको अब कोई मान लिए क्वेश्चन जैसे होते हैं, देखिए मैथ्स में, कि इस रूम में कितनी टाइल्स लगेंगी, तो क्या हिंट दे देता टीचर ने हिंट दे दिया कि आप दोनों टाइल्स का और रूम का पहले तो एरिया निकालिए। तो उसको हिंट मिल गई कि एरिया मिल जाएगा, दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ टाइल्स पता चल जाएंगी, ऐसे करके। तो ऐसी जो चीज़ होती है जिसमें हिंट देते हैं वो हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब दूसरा आता है क्या, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। अब इसमें आपको आ से क्या है याद आ रहा है, एग्जाम्पल ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। तो आ रहा है ना, तो यानी आगमन विधि, क्योंकि आगमन निगमन में कन्फ्यूज़न आगे क्रिएट हो जाता है कि कौन सा आगमन है कौन सा नहीं। तो बस ऐसे याद रखिए, आगमन, आई, आगमन का आई, देखिए आ और ई प्रोनाउंस हो रहा है ना, तो इंग्लिश में आई इंडक्टिव और हिंदी में आगमन। आगमन मतलब आ रहा है तो देखिए इन हो गया, इन, क्योंकि अब कैसे पता चलेगा इंडक्टिव डिडक्टिव, तो आ से आगमन हो गया, इंग्लिश क्या होगा, आ रहा है मतलब इन हो गया तो इंडक्टिव हो गया। अब आ से क्या निकल के आ रहा है, एग्जाम्पल, आ रहा है ना एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसके बाद रूल बताया जाता है। मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट, फिर एग्जाम्पल से फिर रूल की तरफ ले जाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब प्राइमरी क्लास के लिए ये अच्छा मेथड माना जाता है, ना कि डिडक्टिव मेथड। अब इसमें क्या है, जो दूसरी चीज़ याद रखनी है वो क्या, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, मतलब बाल केंद्रित। इसमें क्या फोकस की जाता है, तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो लर्निंग बाई डूइंग, ये चीज़ में फोकस की जाती है, लर्निंग बाई डूइंग। ये जो हम नोट करा रहे हैं आपको ये बस ध्यान रखना है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए, जब एक चीज़ होती है, क्वेश्चन आया है कि जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम स्कूल में एनरोलमेंट लेता है, कि क्लास में एडमिशन कराता है, तो क्या वो ब्लैंक होता है, मतलब क्या उसके पास कुछ नहीं होता है। जैसे पहले जो प्रथा चलती थी कि चिल्ड्रन को क्या बताया जाता था, एक ब्लैंक स्लेट बताया जाता था, कि मतलब वो एक ब्लैंक स्लेट है, अब स्कूल आएगा तो उसमें जो टीचर उसको गाइड करेगा वो उसके स्लेट में भरता जाएगा जैसे जैसे वो एडवांस लेवल पर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहा जाता है जब टीचर, अब कि जब स्टूडेंट आता है तो वो अपने साथ क्या लेके आता है, एक्सपीरियंस को लेके आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, वो एक्सपीरियंस लेके साथ लेकर आता है। तो इसमें जो आपको बात याद रखनी है वो क्या, एक तो इसमें पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, उसके बाद बताया जाता है रूल, एग्जाम्पल से रूल। ठीक, इसमें फिर जैसे किसी कार के बारे में बताना है कि मतलब कि 4 व्हीलर है, तो उसमें कोई एग्जाम्पल देते कि कार, फिर क्या उसको एक्सपेरिमेंट कार दिखा दी कि बाहर ले जाके कि ये देखिए कार खड़ी है, ये होती है कार, इसका काम है ट्रेवल करना, इसका टाइम,
कि घर में पाई जाती है। बच्चों ने बताया कि मेरे घर में कार है, तो उसको कार दिखाया गया, उसको बताया गया कार ऐसे चलती है, कार का पैटर्न क्या है, कार व्हील पे चलती है, कार फ्यूल लेती है। तो पहले उसको एग्जांपल दे दिया कार का, फिर उसको रूल बता रहे हैं कैसे चलती है, फोर्स कैसे लगता है, मोमेंटम, लो लेवल का उसको ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा प्राइमरी क्लास का आपको बता ही चुके हैं, ये अच्छी अप्रोच मानी जाती है। ये डिडक्टिव कहीं लिखेगा तो अवॉइड करना है, वो अपर प्राइमरी के लिए है। इंडक्टिव आगमन यानी अच्छा मेथड है, तो हम इसको ऑप्शन में टिक करेंगे, हमको जहाँ भी मिलेगा। आगे हम इसको ये बात ध्यान रखिएगा, आगे जब कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। एग्जाम्पल से रूल बता दिया है। अब इसमें क्या, पहले मोटा उसको जानकारी, मैक्रो, फिर मैक्रो से माइक्रो, सूक्ष्म, पहले बड़ी चीज़ उसको पता है, कार के बारे में पता है, फिर उसके बाद बताया जाए कि कार कैसे चलती है, कार किससे चलती है। तो मैक्रो कार, माइक्रो किससे चलती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। विशिष्ट चीज़ SG, हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, GS और SG की मतलब GS में क्या होता है, मार्क्स डिडक्ट होते थे। हमें वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे तो आपको मिलेगा। डिडक्ट मतलब डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन वाला चला गया, तो यहाँ से GS हो गया तो इसमें क्या है, अपोजिट जाएगा, तो SG हो गया, SG बताया था आपको, जस्ट अपोजिट कर दी इंडक्शन में, तो इसमें क्या हो गया, S से G हो गया, समान से विशिष्ट हो गया, सॉरी विशिष्ट से समान हो गया। अब देखिए नोन से अननोन, कार हमने एग्जाम्पल दिखा दिया, वो तो नोन है, वो अपने घर में देख रहा है, रोड में देख रहा है, इसको नॉलेज पहले से कार होती है। अननोन उसको क्या नहीं मालूम है कि वो फ्यूल से चलता है, फ्यूल क्या होता है, गियर क्या होता है, गियर का वर्किंग क्या है, ये अननोन है, तो इससे इसको सिखाया जाता है। मतलब ज्ञात से अज्ञात, इसको हिंदी में कहेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये आपको याद कर लेना है। SG याद रखिएगा। डिडक्टिव में ऐसे लिख लीजिएगा, डिडक्टिव में GS में मार्क्स डिडक्ट होते थे, यानी डिडक्टिव में, निगमन में जनरल से स्पेसिफिक होता था, तो आगमन में क्या होगा, स्पेसिफिक से जनरल। ये देखिए स्पेसिफिक से जनरल हो गया। इसमें कोई मोटी चीज़ का जानकारी, मोटा जानकारी देते थे, उसके बाद डिटेलिंग कर देते हैं, पहले एग्जाम्पल फिर रूल। वैसे ही मैक्रो फिर माइक्रो, वैसे ही ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले डायरेक्ट चीज़ बता दी गई, फिर उसको प्रूफ दिया गया। पहले बता दिया गया कि एरिया ऐसे निकालते हैं, इसका एरिया ये 2 है, ये 3 है, तो ये एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कैसे, वो प्रूफ उसको बाद में कराते हैं, पहले उसको बारीकी बाद में बताते हैं, पहले उसको मोटा ज्ञान देते हैं। निगमन आगे डिडक्टिव में आपको पहले बता चुके हैं कि GS में मार्क्स डिडक्ट होते हैं, प्रीवियस वीडियो में ट्रिक्स देख लीजिएगा। तो जनरल से स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट, एक तो आपको यही याद कर लेना, भी आपको मिलेगा नीचे। और दूसरा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपने जो भी आगमन में याद किया है, ये रूल, एग्जाम्पल से रूल, मैक्रो से माइक्रो, S से G, नोन से नोन, डायरेक्ट से प्रूफ, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप इसमें। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहले आता था एग्जाम्पल, फिर देते थे रूल, तो इसमें क्या दे देंगे निगमन में, पहले रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल। पहले माइक्रो से ले जाएंगे, माइक्रो से माइक्रो ले जाएंगे, जनरल से स्पेसिफिक, ये देखिए अननोन से नोन ले जाएंगे, इसमें प्रूफ से डायरेक्ट की ओर ले जाएंगे, मतलब जस्ट अपोजिट कर दीजिए इसका। इसमें मैक्रो से माइक्रो जा रहा है तो निगमन में क्या होगा, माइक्रो से मैक्रो जाएगा। इसमें स्पेसिफिक से जनरल जा रहा है तो निगमन में क्या होगा, जनरल से स्पेसिफिक। देखिए GS लिखा है, जनरल, जस्ट अपोजिट कर दीजिए उसका। वो क्या होता था, चाइल्ड सेंटर्ड होता था, ये देखिए चाइल्ड सेंटर याद रखना, अच्छा मेथड है तो चाइल्ड सेंटर्ड है। और ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड यानी शिक्षक केंद्रित, जो कि प्राइमरी लेवल के लिए बेकार मेथड माना जाता है। इसमें टीचर ही सारे नियम सिखाते हैं, उसमें बच्चे डिसाइड करते हैं, जस्ट इसको याद कीजिए, इसको जस्ट अपोजिट करते चले जाइए, जस्ट एरो उल्टा करते चले जाइए। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। प्रोजेक्ट मेथड आ गया आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोजेक्ट ही बोलते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और अनुभव पर निम्न में से कौन से मेथड बेस होता है, ऑप्शन में देगा, 4-5 ऑप्शन लिखे होंगे, तो क्या होगा, प्रोजेक्ट मेथड। अनुभव की बात कौन करेगा, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इसमें फ्री है, वो स्वतंत्र रूप से सीख सकता है, स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, कोई बर्डन नहीं, कोई दबाव नहीं, अपने डिज़ायर पे काम करेगा। मतलब होल सोल क्या कौन होगा, होल सोल इसमें कौन सा होगा, स्टूडेंट ही होगा। ठीक, वो खुद ही सब कुछ करेगा, खुद के विचार पे, खुद जो उसको मालूम है, खुद के आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, खुद के आधार पे वो चीज़ें जानेगा, और खुद ही अपने एक्सपीरियंस पर वो पूरा काम करेगा। तो एक्सपीरियंस आ जाए, स्वतंत्र रूप से जिसमें काम करता है पूछ लिया जाए, खुद अपने विचारों से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो किस में होगा, प्रोजेक्ट मेथड में होगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड।
सिंपल इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। ये दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिएगा कि मातृभाषा का प्रयोग कौन से मेथड में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा मदर टंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें कोई कोचिंग नहीं, कोई सीखने की ज़रूरत नहीं। माहौल में, उस परिवेश में स्टूडेंट को रख दिया जाता है। जैसे कोई इंडियन है, उसको रशियन सीखनी है, तो रशियन में जब वो रहेगा तो उसको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही साल 2 साल 6 महीने 8 महीने में वहाँ की अडॉप्ट कर लेगा लैंग्वेज, और वो इंग्लिश बोलने लगेगा, रशियन बोलने लगेगा। उसको कोई कोचिंग नहीं लेने जाएगा वहाँ की, वो कोचिंग लेने जा रहा है कि चलिए हम रशियन क्लास लेते हैं। वो ऑटोमेटिक उस माहौल में अपने आप डायरेक्ट सीख जाएगा। वही चीज़ें डायरेक्ट सीखता है, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास के माहौल से, इन्वायरमेंट से वो डायरेक्ट सीख लेता है। मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ये चीज़ क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस मेथड सिंपल याद रखिए, इसमें कोई जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जैसे यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी अगर क्रैक करना है या सीटेट क्रैक करना है किसी को, तो उसको क्या छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा कि पहले हम इसको तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे इसको कट ऑफ क्या है, फिर हम देखेंगे इसके सब्जेक्ट क्या है, फिर हम देखेंगे क्या पैटर्न है, फिर हम देखेंगे ऑप्शनल क्या है, फिर हम देखेंगे स्कोरिंग क्या सब्जेक्ट है क्या। मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम तोड़ दिया हमने उसको, फिर छोटे छोटे पार्ट पे वर्क करेंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, फिर हम देखेंगे कट ऑफ इतना जा रहा है, फिर हम ऑप्शनल पे देखेंगे क्या होता है, फिर हम और देखेंगे किस में कैसे बेटर कर सकते हैं, टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या है। तो हमने एक बड़ी सी समस्या जो थी, बड़ी सी जो चैलेंज था कि यूपीएससी कैसे क्रैक करना है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया पहले। और इन छोटे छोटे पार्ट में जो सॉल्व करके जो प्रॉब्लम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनालिसिस मेथड। बड़े चीज़ को छोटे में तोड़ लिया, फिर छोटे छोटे चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट बना रहे हैं। सिंथेसिस जस्ट अपोजिट कर दीजिए। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा एनालिसिस विश्लेषण मेथड के बाद आती है, हरदम। ये डन आफ्टर विश्लेषण विधि, ये हमेशा इसमें याद रखिएगा। पहले संश्लेषण मेथड जो होता है, ये पहले विश्लेषण होगा, उसके बाद संश्लेषण ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब इसमें छोटे छोटे पार्ट में आप सीख गए, तो इसका समअप करके अब हमने देखिए यहाँ पे एनालिसिस में क्या किया, चैलेंज था यूपीएससी क्रैक करना, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कट ऑफ, टॉपर स्ट्रेटजी, ऑप्शनल सब्जेक्ट और मतलब स्ट्रेटजी जो भी सब हमने बुक्स, नॉलेज सब कुछ इकट्ठा कर ली। ये तो हमने एनालिसिस कर लिया। अब हम उसको सम करेंगे ना, तभी तो क्रैक करेंगे। हम प्रीवियस ईयर, कट ऑफ सब कुछ मिला कर आपस में एक बॉडी तैयार कर लेंगे, और वही हमारा एम हो जाएगा। तो जब हम इसका सारा वर्क कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रैक हो जाएगा। तो वैसे इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं प्रॉब्लम के, उनको जोड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जैसे ये इसमें ये जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, ये हमने स्ट्रेटजी बनाई, ये हमने ऑप्शनल लिया, इनको सब एक साथ कंबाइन किया, जोड़ा, फिर क्या किया है, एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। तो छोटे से जो बड़ा काम कर दिए टुकड़ों से, वो क्या हो गया, सिंथेसिस, संश्लेषण विधि। और ये एनालिसिस के बाद होता है। इसमें जो आपको याद रखना है वो ये कि ज्योमेट्री में किसका प्रयोग होता है, सिंथेसिस मेथड का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना, ज्योमेट्री नोट लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री में इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन आता है कि सिंथेसिस मेथड निम्न से किसमें, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, कुछ भी पूछ लेगा तो ज्योमेट्री या ज्योमेट्री में कौन सा यूज़ होता है, 4-5 मेथड लिखे होंगे तो आपको बताना होगा सिंथेसिस। तो आगे चलते हैं। अनुकरण, इमिटेशन, जस्ट कॉपी करना। रोल मॉडल है किसी का, कोई अपने घर में अपने सीख रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है, बात करने का तरीका सीख रहा है, अपने माहौल से सीख रहा है, दूसरे से सीख रहा है, उसका ड्रेसिंग सेंस कॉपी कर रहा है, तो हेयर स्टाइल कॉपी कर रहा है। तो जो दूसरों से कॉपी करके सीखते हैं उसको कहते हैं इमिटेट करना, मतलब अनुकरण करना। लेक्चर, ये तो दिखेगा जहाँ ऑप्शन में काट देना है, क्योंकि ये अपर प्राइमरी के लिए होता है, बड़ी क्लास के लिए अच्छा होता है, प्राइमरी क्लास के लिए एकदम बेकार मेथड होता है। टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर लेक्चर बोलता जाता है, स्टूडेंट लिखता जाता है। ये अब आने लगा है क्वेश्चन, पहले डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा आते थे। इसमें क्या है, नेचुरल मेथड में ओरल इन डेप्थ डिस्कशन होता है। ओरल मतलब गहन मौखिक बातचीत, गहन मौखिक बातचीत, आपस में टीचर स्टूडेंट हैं, वो आपस में गहन किसी बात पर चर्चा करेंगे, मौखिक ओरली बात करेंगे, ओरली डिस्कशन करेंगे। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। चंकिंग, इसको क्या लिख देते हैं, इसको एनालिसिस मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या सेम चीज़ भाई, एनालिसिस का कोई ये यूपीएससी बड़ा पार्ट है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया। ठीक, इसी को कहते हैं चंकिंग, मतलब खंडीकरण, खंड खंड कर दिया उसके
बड़े चैलेंज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, बड़े प्रॉब्लम को, फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम पे छोटे छोटे पार्ट्स पे वर्क किया और अपने निष्कर्ष और अपने एम तक पहुंच गए। ये याद करने की बस आप इसको ये याद रखिए, एनालिसिस मेथड, और कुछ नहीं, बस हो गया। क्वेश्चन आया इससे। अब देखिए क्वेश्चन पूछ ले, आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिटी क्या होता है। ये तो पहली चीज़ कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पहली विधि थी, समस्या समाधान विधि पहली, उसके अंडर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। दूसरा क्या होता है, किसी एक चीज़ पे जब आप डेफिनेट एक ही चीज़, एक ही तरीका और एक ही तरीके से कोई चीज़ आप लगातार कर रहे हैं, इसके बाद भी जब फेलियर मिले या उसमें जब आप अटक जाएँ तो उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स सेट। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, आप जो भी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं, सिलेबस है, लगातार उसको पढ़ रहे हैं, सब चीज़ सही सही से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहिए वो चीज़ पढ़ रहे हैं, स्टिल आप अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, अटक जा रहे हैं, तो क्या है वो रिस्पॉन्स सेट है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि रिस्पॉन्स सेट जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसे ध्यान रखिएगा कि कमी जो है ज़रूरी है। अगर दिया है कि रिस्पॉन्स सेट होना चाहिए अच्छा, तो आप ये ना सोचिए कि रिस्पॉन्स सेट होना चाहिए मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा तो टिक मार दें, नहीं। रिस्पॉन्स सेट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो रिस्पॉन्स सेट पे हमको क्या कहना है कि रिस्पॉन्स सेट जितना कम होगा उतना अच्छा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। रिस्पॉन्स सेट कम होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसमें डेवलप होगी, और डाइवर्जेंट थिंकिंग हरदम ऑप्शन में हमको टिक लेके चलना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग को हरदम हमको अवॉइड करना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हमेशा हमें ओके मान के चलना है ऑप्शन में, ठीक। ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि के अंदर आएगा। दूसरा देख लीजिए, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी। इसमें क्या है, आपका कोई एम है, आप आगे को नहीं बढ़ेंगे, फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, आप जाएंगे बैक जाएंगे आप एम से अपने, ठीक है, अपने लक्ष्य से, एम से पीछे जाएंगे। आपको सीटेट क्लियर करना है जैसे, या आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 2021 में क्या आया था, ठीक है, 2020 में क्या आया था। आप देखिए पीछे जा रहे हैं, ये पीछे आप जा रहे हैं, पीछे से आप एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया पीछे क्या कट ऑफ चल रहा है, मतलब 2022 का क्या कट ऑफ था, 2021 का क्या कट ऑफ था, 2020 का क्या कट ऑफ था। आप पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। इससे आप जो सीखेंगे अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, और आप क्या करेंगे 2023 2024 के यूपीएससी को क्रैक करेंगे। तो कैसे, आप पीछे जाके सीख रहे हैं, मतलब बैकवर्ड से जाके आप अपने एम को अचीव करें। आपका एम ये है, लेकिन आप 2023 2024 आपको मान लीजिए एम है, तो आप कैसे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे से सीख रहे हैं और उसको अपने नए एम में अप्लाई कर रहे हैं। तो वही पीछे से जाके सीखता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और चलिए इसके बाद आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं आना। ये हमारा 17th वीडियो है ये हमारा, और इसके बाद आपको क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना भी मैंने आपको बताया है इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। देखिए वीडियो कोई भी मैं 15 मिनट 20 मिनट के ऊपर नहीं बना रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो वीडियो 30 मिनट का गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि सारा वीडियो आप रिवाइज़ करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने आपको दिखाया है कि आप लास्ट क्वेश्चन में 26 मार्क्स 27 मार्क्स पा रहे थे सिर्फ मेरे इन 15th वीडियो से, 15 वीडियो से। अभी करीब 10-15 वीडियो और बना देंगे, 10 वीडियो मान के चलिए और बना देंगे। इसके बाद 100% CDP में आप 25+ तो गारंटीड है। आप जब पेपर करके आएंगे तो मैं सॉल्व भी करवा के दिखा दूंगा आपको। इसके अलावा अब आगे जो भी मेरे नोट्स हैं, जो भी हैं, वो मुझसे आपको इंग्लिश हिंदी पेडागॉजी कराऊंगा। EVS के लिए शायद टाइम ना मिले तो वो आपको खुद करना होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, देखते रहिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन एक बार सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं इनको आप ज़रूर देख के जाइएगा। थैंक यू।